वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे MCQ प्रॉब्लम्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने 55 क्वेश्चंस लिए हैं। एक और वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 45 क्वेश्चंस और डिस्कस करूं। तो मेरा टारगेट है कि टोटल 100 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड किया हुआ है। आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड दिस वीडियो इन इंग्लिश. In case if you are not comfortable with Hindi language, you can watch that video. I will put that video in the description also. पर इस वीडियो में मैं बात करूँगा हिंदी में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक पेन और पेपर ले लें और साथ साथ प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व करते रहें। उससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि किस लेवल पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है कि in the graph neighborhood of vertex E is। तो नेबरहुड का क्या डेफिनेशन होता है कि E से एडजेसेंट कौन कौन से वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि C एक एडजेसेंट वर्टेक्स है E का, एक F एडजेसेंट है और दूसरा जो है B है। तो C, B और F, तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है C। अगर आप महसूस करेंगे कि आपके लिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ एजेज इन ए 3 रेगुलर ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस इज। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है कि 3 रेगुलर ग्राफ होने का मतलब क्या है कि हर वर्टेक्स का डिग्री जो है वो 3 है और टोटल कितने वर्टिसेस हैं, टोटल 6 वर्टिसेस हैं। तो 6 × 3 जो होगा वो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस होगा और ये बराबर होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेज के, जिसको हम हैंड शेकिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब कि 2E जो है वो 18 के बराबर हो गया, तो E जो है वो 9 के बराबर हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। ठीक है, तीसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन ए ग्राफ कैन बी। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन ए ग्राफ कैन बी। तो देखो, एक रिजल्ट होता है कि किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में आपको पता चल पा रहा है कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा जो नंबर है वो इवन है। तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस हमेशा ग्राफ में कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है 4। अब हम चौथे प्रॉब्लम पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एजेज इन ए कंप्लीट ग्राफ K25 इज। तो ये एक एक्चुअली कंप्लीट ग्राफ K25 को आप जानते हैं KMN की मदद से। ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एजेज होते हैं वो होते हैं m × n के बराबर। तो यहाँ पे 2 × 5 है, तो यानी कि टोटल कितने एजेज होंगे, 10 एजेज होंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द रिमूवल ऑफ ए कट वर्टेक्स फ्रॉम ए ग्राफ लीड्स टू ए सब ग्राफ विच इज। तो कट वर्टेक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी ग्राफ से अगर आप कोई कट वर्टेक्स को रिमूव करते हैं तो वो ग्राफ को डिसकनेक्टेड कर देता है। जो ग्राफ कट वर्टेक्स का डेफिनेशन ही यही है कि अगर आपने उसको ग्राफ से रिमूव किया तो जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे भी देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 6। हाउ मेनी एजेस डज ए ग्राफ हैव इफ इट्स डिग्री सीक्वेंस इज 6, 5, 3, 2 एंड 2। तो डिग्री सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर आप सम ऑफ डिग्री निकालें तो आपका आ जाएगा 6 + 5 + 3 + 2 + 2। तो कितना होगा ये 6, 5, 1, 11, 3, 14, 2, 16, 2, 18। तो टोटल 18 है और हैंड शेकिंग थ्योरम की मदद से जानते हैं कि ये 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेज के बराबर है। तो नंबर ऑफ एजेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप अपना सबटाइटल भी ऑन रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं गलत ऑप्शन टिक कर देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बोलता कुछ और हूँ, टिक गलती से कुछ और हो जाता है। तो इन केस की अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस इज ग्राफिक। तो ग्राफिक, किसी भी डिग्री सीक्वेंस के ग्राफिक होने का मतलब ये होता है कि उस डिग्री सीक्वेंस के बदले क्या आप एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर आप पहला रिजल्ट देखें तो पहले में क्या है कि जो वर्टेक्स हैं डिग्री 5 के, डिग्री 3 के और डिग्री 1 के, यानी कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ऑड डिग्री के वो कितने हैं, 3।
और जो रिजल्ट है वो क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इवन होना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप इनको ऐड करें तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15 जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के बराबर होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ इस डिग्री सीक्वेंस के बदले हम ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते। पर जो हमारा दूसरा डिग्री सीक्वेंस है उसके बदले क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे तो 3 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, तो 3 × 5 15 + 5 20 हो गया। और सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं वो ऑड डिग्री के हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो ऑड डिग्री के हैं वो भी इवन है। तो जो हमारा ग्राफिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है सॉरी, पर फिर भी हमें वेरीफाई करना होगा। क्या वेरीफाई करना होगा, इसके लिए एक रिज़ल्ट होता है जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, जिसको हम बोलते हैं हावेल्स-सकैमी थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ वर्टेक्स को रिमूव करते हैं और इसका डिग्री 5 है, तो नेक्स्ट 5 वर्टिसेस के अंदर आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, अगला वर्टेक्स भी 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। जैसे ही हमने यहाँ पे आया, एक्चुअली हावेल्स-सकैमी थ्योरम में आप ये लास्ट स्टेप पर ले जाते हैं, पर एज ए स्मार्ट स्टूडेंट आप गेस कर सकते हैं कि चूँकि मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा ग्राफ जिसमें 5 वर्टेक्स हों और सबकी डिग्री 2 हो, तो ये तो ग्राफ हम जानते ही हैं, ये ग्राफ होता है C5, ठीक है। तो C5 ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप C5 ड्रॉ कर सकते हैं तो मतलब ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे इसका जो डिटेल है वो आप उस रेगुलर वीडियो में ज़रूर देख लें, पर यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपने शुरू में देख के हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या ये ग्राफ हम ड्रॉ कर पाएंगे, पर हमने हाईएस्ट डिग्री का वर्टेक्स रिमूव किया और सबसे -1 किया, तो ये हमें आइडिया आ रहा है कि ये डिग्री सीक्वेंस है। इस डिग्री सीक्वेंस के बदले अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे तो इसके बदले भी हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये तो पॉसिबल है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7th क्वेश्चन का, वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो इफ़ 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कई बार स्टूडेंट्स नॉट को मिस कर जाते हैं। तो 2 ग्राफ्स शुड हैव सेम डिग्री सीक्वेंस, तो ये होना चाहिए। 2 ग्राफ्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ एजेस, ये भी होना चाहिए। 2 ग्राफ्स शुड लुक सेम इन द डायग्राम, ये जरूरी नहीं है कि कई बार हमने देखा है, अगर आप जानते होंगे कि ग्राफ देखने में अलग अलग हो सकता है पर वो आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर आइसोमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अगर आप कोई डाउट है तो ज़रूर आप हमारे जो रेगुलर वीडियोज़ हैं आइसोमॉर्फिज्म के उसको देखें, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस ग्राफ। द ग्राफ हैज नो हैमिल्टन पाथ, द ग्राफ हैज नो आयलर्स पाथ, द ग्राफ हैज नाइदर हैमिल्टन पाथ्स नॉट आयलर्स पाथ, ग्राफ हैज आयलर पाथ। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेस है उनकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और यहाँ पे डिग्री है 1 2 3 4, इसकी डिग्री है 1 2 3 4, इसकी डिग्री है 1 2 3 4, और इसकी डिग्री है 1 2 3, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमने पढ़ा है जो आयलर्स थ्योरम से रिलेटेड, कि किसी भी ग्राफ में आयलर्स पाथ तभी होता है जब उसके अंदर एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स हो, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री होने चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 1 2 3 और 4 वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री ऑड है, तो उस ग्राफ के अंदर आयलर पाथ नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको वेरीफाई करें कि बाकी ऑप्शंस क्यों ट्रू हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। MCQ में हमें क्या करना है कि चूंकि हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो हमने जैसे ये चेक कर लिया कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बाकी के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए ट्री ग्राफ, ठीक है। तो इट शुड बी कनेक्टेड, ये तो ट्री का डेफिनेशन ही होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सर्किट, ये भी ट्री का डेफिनेशन होता है। इट शुड हैव n-1 एजेज इफ देयर आर n वर्टिसेस, ये भी प्रॉपर्टी है। इट कैन हैव मल्टीपल एजेज, तो ये ट्री नहीं हो सकता, ट्री के अंदर ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो, जब आप MCQ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने जो है आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया है। तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है या कन्फ्यूजन है, तो मैं इस वीडियो के अंदर ग्राफ थ्योरी के सारे जो है वीडियोज़ का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियोज़ को डिटेल में।
मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इन ए फुल 3 अरी ट्री ऑफ हाइट 4 कैन बी। तो देखो ये भी एक मेमोरी और फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, और इसका आंसर क्या होता है इसको मैं लिख देता हूँ कि एन एम अरी ट्री, इन एन एम अरी ट्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन एन एम अरी ट्री maximum number of leaves is equal to m to the power h, राइट। यहाँ पे और चूंकि ये फुल एमरी ट्री है, ठीक है, तो एमरी ट्री का मतलब ये होता है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक एमरी और दूसरा फुल एमरी। तो एमरी के अंदर क्या होता है कि किसी भी इंटरनल वर्टेक्स का एटमोस्ट m चिल्ड्रन हो सकता है, पर फुल एमरी में एग्जैक्टली m चिल्ड्रन होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लिप्स होते हैं वो m टू द पावर h के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिप्स इन ए फुल 3 अरी, तो m की वैल्यू है 3, ठीक है। हम एम अरी की बात करें, यहाँ पे 3 अरी की बात करें, और हाइट कितनी है, तो हाइट है 4, तो 3 टू द पावर 4। तो 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो 81 लिप्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 11 का सी, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी एजेज डज ए ट्री विथ 10,000 वर्टिसेस है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि किसी भी ट्री के अंदर अगर n वर्टेक्स हैं तो उसके अंदर n-1 एजेज होते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 12। मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ कि कई बार बच्चों को डाउट्स होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर को वहाँ पे अपने कमेंट के अंदर चेक डाल सकते हैं, जिससे उनको मुझे आसानी हो जाएगी कि वो किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी वर्टिसेस डज ए फुल 11 अरी ट्री। यहाँ पे फुल 11 अरी ट्री ले रहे हैं विथ 200 इंटरनल वर्टिसेस। तो एक रिजल्ट होता है कि द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन ए फुल एमरी ट्री विथ आई इंटरनल वर्टेक्स इज गिवन बाई m इंटू आई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 11 है तो m की वैल्यू हो गई 11, i जो है टोटल कितने इंटरनल वर्टेक्स हैं 200, और प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे 2201। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ वी आई इन K50, समेशन ऑफ ऑल द डिग्री। तो K50 के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, 50 वर्टेक्स होते हैं, और उसके अंदर जो 50 वर्टेक्स हैं सबकी डिग्री का सम कितना होगा। तो कंप्लीट ग्राफ की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको पता होगा कि हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है n-1। टोटल n वर्टेक्स हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री होती है n-1। तो अगर सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू n-1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल 50 वर्टेक्स हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री 49 है, तो 49 इंटू 50, तो ये कितने का बराबर हो जाएगा, ये 2450, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया 14th का ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो एवरी कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज प्लेनर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा कि K5 जो है वो नॉन प्लेनर होता है, ठीक है, और उसके पहले जो भी कंप्लीट ग्राफ होते हैं वो K5 के पहले, यानी कि K1, K2, K3, K4, ये सारे के सारे प्लेनर होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। K5 या उससे ज़्यादा, n की वैल्यू अगर 5 या उससे ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है कि ग्राफ नॉन प्लेनर होता है। अगर 4 या 4 से कम हो तो ग्राफ जो होता है वो प्लेनर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट पी और क्यू। आइए पढ़ते हैं। एवरी कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज n-1 रेगुलर। ये तो सही बात है। अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी बोला कि अगर कोई कंप्लीट ग्राफ है तो उसका मतलब जैसे K5 की बात करें तो K5 में हर वर्टेक्स का डिग्री 4 होता है। उसी तरह से Kn की बात करें तो Kn में हर वर्टेक्स की डिग्री n-1 होती है। और डेफिनेशन रेगुलर का क्या होता है कि हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, यानी कि उसको हम n-1 रेगुलर बोलते हैं। जैसे कि K5 क्या है, K5 एक 4 रेगुलर ग्राफ है क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री वहाँ पे 4 होती है।
दूसरा को स्टेटमेंट क्या है कि एवरी साइकिल ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज 2 रेगुलर। तो ये भी हम जानते हैं कि कोई भी अगर आप साइकिल ग्राफ लें, जैसे कि अगर आप C4 ले लें तो C4 में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। उसी तरह से अगर आप C5 ले लें तो C5 के अंदर भी हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यानी कि दोनों बयान जो हैं वो सही हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ P and Q आर ट्रू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसका ध्यान रखना है कि मैं गलत क्वेश्चन नंबर ना लिख दूँ। तो लेट G बी ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, दो चीज़ें दी है, सिंपल है और अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस एंड इट इज़ नॉट ए कंप्लीट वन, ये कंप्लीट नहीं है। देन हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन G कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ G। तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि G और G कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर, G कॉम्प्लीमेंट और G दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया B, यानी कि उसके अंदर जो है 10 वर्टिसेस ही होंगे। अब ये तो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि लेट G बी ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस एंड 10 एजेज, देन हाउ मेनी एजेज आर देयर इन G बार। आपको शायद ये बार ठीक से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है G बार। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कंप्लीट ग्राफ Kn होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एजेज होते हैं n इंटू n-1/2। यहाँ पे हम एक कंप्लीट ग्राफ की बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट G बी ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ के बारे में पता है या नहीं? अगर नहीं पता है मैं तो जल्दी से समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जो वर्टिसेस होते हैं वही हम लेते हैं। मान लो अगर हम बात करें एक 4 वर्टेक्स के ऊपर कंप्लीट ग्राफ की, तो 4 वर्टेक्स के ऊपर कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ये हमारे एजेज इस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है, और उसके साथ हम इसको भी ज्वाइन करते हैं और उसको भी ज्वाइन करते हैं। तो ये K4 ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं 4 वर्टिसेस के ऊपर एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करूं, जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और इसको मैं बोल दूं G, और मैं आपसे बोलूं कि G बार लिखिए, तो G बार में आप क्या करेंगे कि वर्टिसेस तो वही सारे ले लेंगे जो कि आपके इस ग्राफ में है, पर आप एजेज तभी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जब वो यहाँ पे मौजूद ना हो। मतलब यहाँ पे ये एज मौजूद है तो इसमें हम ये एज ड्रॉ नहीं करेंगे, पर ये वाला एज यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। साथ ही ये एज भी मौजूद नहीं है तो इसको ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि इसके और इसके बीच में तो हमारा है, पर इसके और इसके बीच में एज नहीं है। तो आपका ये अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें या इन दोनों का यूनियन लें तो आप देखेंगे कि टोटल इसमें 6 एजेज हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितने एजेज हैं, 1 2 3। और इसमें कितने एजेज हैं, 1 2 3। यानी कि यहाँ पे 3 एज है, यहाँ पे 3 एज है, और कंप्लीट ग्राफ के अंदर 6 है। तो यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन दोनों को यूनियन ले तो आपको कंप्लीट ग्राफ मिल जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं कि Kn के अंदर अगर हम 10 वर्टिसेस के ऊपर कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो 10 इंटू 9/2 यानी कि उसके अंदर कितने एजेज होंगे, 45 एजेज होंगे कंप्लीट ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस। पर यह दिया गया है कि उस सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर 10 एजेज हैं। तो G बार के अंदर कितने एजेज होंगे, G बार के अंदर जो नंबर ऑफ एजेज होंगे वो 45 - 10 यानी कि 35 होंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो B होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ज़रूर रेगुलर वीडियोस जो हैं उसको देखें अगर आपको फिर भी डाउट है तो। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसमें क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ n सच दैट Cn एंड Cn कॉम्प्लीमेंट हैज़ द सेम नंबर ऑफ, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। तो 18 का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है B, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर मिस नहीं करना है। तो द वैल्यू ऑफ n सच दैट Cn एंड Cn कॉम्प्लीमेंट है द सेम नंबर ऑफ एजेज। तो एक्चुअली Cn ग्राफ क्या होता है आपको पता है, साइकिल विथ n वर्टिसेस। तो ये इसका आंसर आप मन में या इसको माइंड में रख भी सकते हैं, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो अगर आप Cn ले रहे हो तो Cn के अंदर C5 अगर ले रहे हो तो C5 के अंदर कितने वर्टेक्स होंगे, 5 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। ये है आपका ग्राफ C5, ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होगा, उस कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ यानी कि Cn बार जो होगा उसके अंदर कितने एजेज होंगे, ठीक है। तो टोटल हम जानते हैं कि अगर 5 वर्टिसेस लें तो जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसके अंदर 10 एजेज होते हैं। और Cn में मैं यहाँ पे बात करूँ इन जनरल C5 की,
चूँकि ये CN लिखना यहाँ पे ठीक नहीं था, यहाँ पे लिखते हैं C5 और इसको लिखते हैं C5 बार। तो K5 के अंदर कितने एजेज होते हैं? K5 के अंदर टोटल 5 × 4/2 यानी कि K5 के अंदर 10 एजेज होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। और C5 के अंदर 5 एजेज हैं, यानी कि C5 बार यानी कि C5 कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी 5 एजेज होंगे। और यही हमसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ n सच दैट Cn एंड Cn कॉम्प्लीमेंट हैज़ द सेम नंबर ऑफ एजेस। तो वो n की किस वैल्यू के लिए होगा? वो n की वैल्यू 5 के लिए होगा। तो इसलिए Cn को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ भी बोलते हैं। ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि मान लो जैसे कि एक आपको मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप C4 लेते हैं तो C4 के अंदर कितने एज हैं? C4 के अंदर जो है टोटल 4 एज हैं, ठीक है। पर K4 के अंदर कितने एजेज होते हैं? ये है C4, K4 के अंदर टोटल 6 एजेज होते हैं। आपको ध्यान होगा 4 × 3/2 यानी कि 6। तो C4 कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितने एज होंगे? C4 कॉम्प्लीमेंट के अंदर 2 एज होंगे, यानी कि 2 और 4 बराबर नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे C5 और C5 कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर 5-5 एजेज हैं, तो इसलिए ये बात सही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको आइडिया तो होगा कि यहाँ पे ले रहा है कि समेशन निकालना है हमें डिग्री ऑफ VI I से 1 से लेके 150 तक है, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने वर्टिसेस हैं? K50 ये ग्राफ जो है वो K50 यानी कि कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। तो टोटल 150 जो है ये इसके अंदर वर्टिसेस हैं। तो 150 टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ठीक है। और पूछ रहा है कि सबके डिग्री का सम क्या है। तो देखो इसको एक बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम Kmn की बात करें तो Kmn में जो नंबर ऑफ एजेज होते हैं वो कितने होते हैं? m × n, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं? m + n। तो नंबर ऑफ एजेज इसके अंदर कितना होगा? इसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेज होगा वो 50 × 100, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेज होगा वो होगा 5000। और हर एज डिग्री के कारण 2 डिग्री कंट्रीब्यूट होता है। आपको पता होगा, एक हमने जो हैंड शेकिंग थ्योरम पढ़ा था कि डिग्री ऑफ समेशन ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ VI इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेज। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एजेज चल गया पता 5000, तो 2 को हम 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 10000 होगा। 10000 कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो D होगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ पाए। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से? ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20, अब ये है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी लीव्स डज ए फुल ट्री विथ 100 वर्टिसेस हैव? हाउ मेनी लीव्स डज ए फुल 3 ट्री? तो आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं n, वो होता है m × I + 1, जिसके अंदर I जो है वो इंटरनल वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो है 100 और 3 अरी है, तो m जो हो गया वह 3, तो 3 × I + 1 100 के बराबर हो गया। यानी कि इससे हमें I की वैल्यू कितनी पता चली? 100 - 1 यानी कि 99/3 यानी कि 33। तो टोटल इंटरनल वर्टेक्स 33 है, तो टोटल लीव्स कितने हो जाएंगे? 100 - 33 यानी कि 67। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका A। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हाउ मेनी एजेस डज ए फुल बाइनरी ट्री विथ 2020 इंटरनल वर्टिसेस हैव? 2020 बड़ा ही ख़राब साल था, पर चलो। हाउ मेनी एजेस डज ए फुल बाइनरी ट्री विथ 2020 इंटरनल वर्टिसेस हैव? तो इसमें बड़ा सिंपल आंसर है कि टोटल इंटरनल वर्टेक्स है आपका 2020 और नंबर एजेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एजेज पूछ रहा है तो हम नंबर ऑफ वर्टिसेस को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ट्री की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं n तो नंबर ऑफ एजेज होते हैं n - 1। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितना होगा? 2020 गुना ये फुल बाइनरी है, यानी कि हर इंटरनल वर्टेक्स का 2 चाइल्ड है, तो 2020 गुना 2 + 1, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 40 41, 40 40 + 1 40 41। तो इतने नंबर तो ऑफ वर्टिसेस है, पर एजेज कितने होंगे? 40 41 - 1 यानी कि 40 40 है ऑप्शन है हमारा B, ठीक है। तो अभी तक हमने 22 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं 23वें प्रॉब्लम के ऊपर। द नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन इन CN and WN इज?
तो देखो इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझो कि मैं अगर आपको C3 ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो C3 ग्राफ के अंदर दो रीजन है, एक तो अंदर है और दूसरा बाहर है। जो बाहर वाला रीजन है वो बाउंडेड नहीं है, अंदर वाला रीजन बाउंडेड है, यानी कि CN के अंदर बाउंडेड रीजन 1 होता है। तो ऑप्शन अगर आपको देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, पर मैं आपको समझाने के लिए W3 ड्रॉ करके बता देता हूँ कि W3 के अंदर बाउंडेड रीजन कितने होंगे। तो W3 जो है ये ग्राफ होता है। यहाँ पे मैं इस बात को हाईलाइट कर दूँ कि कुछ ऑथर्स इसको W4 भी बोलते हैं, पर हम अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसको W3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है W3। अब इसके अंदर बाउंडेड रीजन है 1, 2, 3 और एक जो इसके बाहर रीजन है 4। तो W3 था तो इसके अंदर बाउंडेड रीजन कितने हैं, N है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1, N हो गया। तो इसको आप ध्यान रखें, अच्छा सवाल था ये। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर ग्राफ। तो K6 एक रेगुलर ग्राफ है क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री 5 है। C6 एक रेगुलर ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। K33 एक रेगुलर ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है। W6 एक रेगुलर ग्राफ नहीं है क्योंकि W6 के अंदर अगर आप W6 ड्रॉ करें तो आपको ये ग्राफ को हम W6 बोलते हैं। पहले तो आप C6 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और एक यहाँ पे बीच पे वर्टेक्स डालते हो और इसको सबसे ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो जो ये वाला वर्टेक्स है उसकी डिग्री बाकी से अलग है, सबकी डिग्री तो 3 है पर इसकी डिग्री 3 नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया W6। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इफ ए सिंपल ग्राफ हैज 6 वर्टिसेस एंड 5 एजेज, हाउ मेनी एजेज आर देयर इन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 6 वर्टिसेस के अंदर सबसे पहले हम K6 के बारे में सोचेंगे। K6 के अंदर नंबर ऑफ एजेज कितने होते हैं, 6 × 5/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 एजेज होते हैं। और G के अंदर कितना एज है, G के अंदर है 5 एज। तो G बार के अंदर कितना एज होगा, 15 - 5 10। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कट एज ऑफ द गिवन ग्राफ। तो इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं। AB कटेज नहीं है, BC कटेज नहीं है, CD कटेज नहीं है, ये भी 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 नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नो कटेज। कटेज अगर आपको पता नहीं है तो आपको पहले पता करना पड़ेगा। कटेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एज जिसको अगर उस ग्राफ से रिमूव किया जाए तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी एज को रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो इस ग्राफ में कोई भी कटेज मौजूद नहीं है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। तो इफ़ ए कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ है 17 एजेज यानी कि E जो है वो 17 है। इट्स प्लेनर रिप्रेजेंटेशन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 10 रीजन यानी कि द नंबर ऑफ रीजन है वो 10 है। तो हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, ये हमें पूछा जा रहा है। आयलर्स फार्मूला के बारे में हम जानते हैं, V - E + R ये 2 के बराबर होता है। यहाँ पे V हमें निकालना है, E जो है वो 17 है, R जो है वो 10 है और ये 2 के बराबर हो गया यानी कि V जो है वो 2 यहाँ से 7 राइट में जाएगा तो 9। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया C यानी कि करेक्ट ऑप्शन C हो गया यानी कि आंसर हो गया 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो किसी कंटेक्स्ट में हमने इसको 5 माना होगा, पर आज के कंटेक्स्ट में है कि नहीं, ये 28 हो गया। समय बदलता है तो आदमी की सिचुएशन और परिप्रेक्ष्य भी बदल जाता है। बड़ी ही गंभीर बात मैंने बोल दी, बीच बीच में गंभीर बात से आपका प्रोत्साहन होता रहे। चलिए आगे चलते हैं, 28वें नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टेड ग्राफ। बहुत ही आसान सवाल है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, पर ये कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो हम उसको आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये ग्राफ दोनों एक ही हैं, एक के ऊपर दूसरा है। आप यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकते, कैसे जा सकते हैं, दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि बी का ऑप्शन बी बी का बी। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ K1820। Kmn का क्रोमैटिक नंबर 2 होता है, तो इसमें बिना सोचे हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं। क्रोमैटिक नंबर से रिलेटेड सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने जो ग्राफ कलरिंग का वीडियो बनाया है उसमें बताया है हर स्टैंडर्ड ग्राफ का क्या क्रोमैटिक नंबर होता है, उसको जरूर देख लें। Let G be a directed graph with following adjacency matrix, then in degree of V is V नहीं B, in degree of B is। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो इन डिग्री का क्या मतलब होता है कि कितने जो एजेज हैं उसके अंदर, उस वर्टेक्स
की तरफ डायरेक्टेड हैं, यानी कि उस वर्टेक्स में कितने एज एंटर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखो तो ए से बी के अंदर कोई भी एज एंटर नहीं किया, मतलब उसी तरह से बी से बी में भी कोई एज एंटर नहीं कर रहा है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स से देख के हम पता कर रहे हैं। सी से बी की तरफ जाने वाला एक एज है और डी से बी की तरफ जाने वाला 0 एज है। मैं दोबारा बोलता हूँ, इसको हमने कैसे देखा कि इस एडजेसेंसी में देखा कि ये क्या बताता है कि ए से ए की तरफ 0 एज है, ए से बी की तरफ 0, मतलब ए से किसी भी वर्टेक्स की तरफ कोई एज नहीं है, बी से एक एज है ए की तरफ और एक एज है डी की तरफ। पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि बी की तरफ डायरेक्टेड कितने एज हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बदले ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो C से एक एज है B की तरफ डायरेक्टेड, मतलब उसका जो B का इन डिग्री है वो 1 के बराबर है और कोई भी एज नहीं है B के डायरेक्शन में। तो करेक्ट आंसर हो गया B। ठीक है, तो ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अच्छा सवाल है ये, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करना जानते हैं, जो कि मैंने पहले या दूसरे वीडियो में ग्राफ थ्योरी के डिस्कस किया, तो आपको पता होगा कि ये ग्राफ है C3 और ये ग्राफ है K3। इस C3 और K3 एक ही ग्राफ होते हैं, तो ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बाकी और भी कोई पेयर ऑफ ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है कि नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हाउ मेनी एजेस नीड टू बी रिमूव्ड टू फॉर्म ए स्पैनिंग ट्री ऑफ W6। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है। W6 के अंदर कितने नंबर ऑफ एजेज होते हैं? आपको पता है कि Wn के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एजेज होते हैं 2n होता है, तो W6 के अंदर 2 × 6 यानी कि 12 एजेज हो गया। स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आपका पता होगा कि W6 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं V होता है 7। ठीक है, ये हम नोटेशन वही यूज कर रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। तो W6 में 7 वर्टेक्स होते हैं, तो अगर 7 वर्टेक्स के ऊपर अगर हमें एक स्पैनिंग ट्री बनाना है तो हमें 7 - 1 यानी 7 - 1 6 एजेज हमें होने चाहिए। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसके अंदर 12 एज हैं और कितने एज हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो 12 में से आप कितने एजेज रिमूव करोगे कि आपको बचेगा 6 एजेज। ठीक है, तो आई थिंक ये बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि 12 में से अगर आप 6 को रिमूव करेंगे तभी तो आपको 6 बचेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई। मैं क्विकली दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सवाल क्या था कि W6 के अंदर टोटल कितने एज हैं? 12 एज हैं। ठीक है, और W6 के अंदर टोटल कितने वर्टिसेस हैं? 7 वर्टेक्स हैं। 7 वर्टेक्स के साथ अगर आपको एक स्पैनिंग ट्री बनाना है तो ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर n वर्टेक्स है तो n - 1 एज होने चाहिए, यानी कि 6 एज होने चाहिए। ओरिजिनली ग्राफ में 12 हैं, आपको लाने हैं 6, यानी कि निकालने कितने पड़ेंगे? 6। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया B। आई होप कि अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है मैंने अनफॉर्चुनेटली जो इंग्लिश वाले वीडियो थे उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी थी काउंट करने में, तो आप इसको ध्यान से देखें कि इंटरनल वर्टेक्स का क्या है कि एक तो हमारा इंटरनल वर्टेक्स यहाँ पे ये हो गया, एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक 4 और एक 5। तो इसमें टोटल 5 इंटरनल वर्टेक्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया A। आप लीव्स के बारे में पूछेंगे तो ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है और बाकी ये भी लीव है, ये भी लीव है। लीफ नहीं, लीफ। लीफ मतलब पत्तियाँ। अंग्रेजी और हिंदी दोनों को आप समझते चले। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका A, यानी कि इसमें टोटल 5 इंटरनल वर्टेक्स हैं। एक हमारा ये वाला है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा। इसको गोला कर दो, 1 2 3 4 5। चलो आगे चलते हैं। तो ये सवाल था भाई साहब 33 और ये आगे हम पहुंच गए 34वें सवाल पे। वीडियो के अंदर कितने मिनट में पहुंच सकते हैं? 33 मिनट, मतलब 1 मिनट ले रहे हैं ऑन एवरेज। ठीक है, इफ G इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ 12 एजेज, G के अंदर 12 एजेज हैं। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट 2 वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 2, तो 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है 2 है। 2 आर ऑफ डिग्री 3, तो 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री है 3। 1 इज ऑफ डिग्री 4, तो 1 वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री है 4। एंड रिमेनिंग आर ऑफ डिग्री 5, तो रिमेनिंग हमें नहीं पता है, तो x वर्टेक्स की डिग्री है 5। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर इन G, और ये दिया गया है कि 12 एज है। तो सम ऑफ जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स है वो कितने होंगे? 2 वर्टेक्स 2 डिग्री के हैं तो 2 × 2 4 हो गया, प्लस 2 वर्टेक्स 3 डिग्री के हैं तो 2 × 3 6 हो गया, 1 × 4 4 हो गया और x × 5 यानी कि 5x हो गया। और 12 एज हैं
तो आपको पता है हैंड शेकिंग थ्योरम से कि उसके अंदर जो सम ऑफ डिग्री होता है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेज, यानी कि 2 टाइम्स 12 के बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ से आएगा 5x, 12 गुना 2 24, और घटाएंगे कितना 6 4 10 4 14, यानी कि टोटल आ गया 10, यानी कि x आ गया 5। तो क्वेश्चन क्या था, नो x आ गया 2। देखो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, 5x 10 के बराबर है तो x 2 के बराबर हो गया, यानी कि 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री है 5। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन जी। तो अब टोटल वर्टेक्स कितने हो गए, 2 + 2 4, 1 5, 2 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हो गया 7। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया 34th क्वेश्चन का वो हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज इन ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस। तो सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है आपको पता है कि k n के अंदर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज होते हैं और होते हैं n इंटू n-1/2। तो ये बड़ा ही डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, जल्दी से आंसर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। If G is a connected planar undirected graph with 8 vertices and having a circuit with minimum length 4, then which of the following must be true about the number of edges। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक कनेक्टेड प्लेनर और सिंपल ग्राफ है। ठीक है, G is a connected planar undirected graph with 8 vertices having circuit with minimum length 4। तो आपने 2 रिजल्ट पढ़ा होगा आयलर्स फार्मूला के कोरोलरी के तौर पे। एक रिजल्ट पढ़ा है E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3v-6। ठीक है, और एक रिजल्ट पढ़ा होगा E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2v-4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमें कौन से रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही इसमें एक बेसिक आइडिया ये है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ पे ये रिज़ल्ट यूज़ करना है या ये रिज़ल्ट यूज़ करना है। अब इसको समझने के लिए इस बात को आपको समझना होगा कि ये रिज़ल्ट हम तब यूज करेंगे जब ग्राफ के अंदर एक सर्किट हो जिसका सर्किट ऑफ लेंथ 3 हो। ये हम यूज़ कब करते हैं, ये रिज़ल्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये रिज़ल्ट ये होता है कि इफ़ G इज़ ए कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विथ E एजेज एंड V वर्टिसेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन 3 हो और उसमें सर्किट 3 लेंथ का कोई सर्किट ना हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इफ़ G इज़ ए कनेक्टेड प्लेनर अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ एंड हैविंग सर्किट विथ मिनिमम लेंथ 4, यानी कि 3 लेंथ का नहीं है, अगर कोई सर्किट है भी तो उसका मिनिमम लेंथ क्या है, उसका मिनिमम लेंथ 4 है। तो हमें कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, हमें रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2v-4। आप इस बात को समझ पाए। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमारा जो रिज़ल्ट है कि अगर जैसे मिनिमम लेंथ 4 का अगर कोई ग्राफ है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन न हो इसलिए कि एग्जांपल जैसे कि मैं आपको K4 ड्रॉ करके बताता हूँ, K5 सॉरी। तो 1 2 3 4 5 उसके अंदर ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ये तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें 4 लेंथ का जो है सर्किट मौजूद है और इसमें 3 लेंथ का भी सर्किट मौजूद है। तो अगर इसमें 3 लेंथ का सर्किट मौजूद है तो इसके केस में हम यूज करते हैं E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3v-6 नॉन प्लेनरिटी के लिए। पर अगर एक ऐसा ग्राफ है जिसमें 3 लेंथ का कोई सर्किट मौजूद नहीं हो तो उस केस में हम ये जो रिजल्ट है E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2v-4 यूज़ करते हैं। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे है 8 वर्टेक्स, 2 इंटू 8-4, यानी कि E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में बताएं कि क्या आप समझ पाए या नहीं। अगर नहीं तो मैं आपको जो वो वीडियो है उसके लिंक को भी हाईलाइट कर दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में समझ पाएँ। आइए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर Q4। तो Q1 ग्राफ की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। इट हैज़ 16 वर्टिसेस। Q1 के अंदर 2 टू द पावर n वर्टिसेस होते हैं, तो Q4 के अंदर 2 टू द पावर 4, तो ये तो सही है। इट हैज़ 32 एजेज। Q1 के अंदर n इंटू 2 टू द पावर n-1 एजेज होते हैं, तो n होगा 4 इंटू 2 टू द पावर 4-1,
यानी कि 4 इंटू 2⁻³ तो कितना हो गया 8 चौका 32। तो ये भी सही है। इट इज़ ए 4 रेगुलर ग्राफ। हमें ये भी पता है कि Q1 के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो n-1 होती है। ठीक है, तो सॉरी n होती है, मैं गलत बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप Q2 की बात करो तो ये Q2 है, तो इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। उसी तरह से अगर आप Q3 की बात करो तो इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है। ठीक है, आप आई होप कि आपको ध्यान है कि Q3 कैसे ड्रॉ करना होता है। ये हमारा Q3 ग्राफ है। ठीक है, तो उसी तरह से Q1 के अंदर जो हर वर्टेक्स की डिग्री होगी वो 4 होगी, यानी कि ये भी 4 रेगुलर ग्राफ होगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल द एबव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो क्रोमैटिक नंबर ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ है नहीं, तो इसको हम तो याद कर नहीं सकते, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये ट्रायंगल है तो इसको तो हम रेड, इसको हम दे देते हैं ग्रीन और इसको हम दे देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, बिना सोचे, जैसे ही आपको सर्किट थ्री लेंथ का मिले उसको आपको अलग अलग देना पड़ेगा। अब ये वाला वर्टेक्स है तो ये और ये एडजेसेंट नहीं है, तो इसको हम रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो G और B और F, तो B और F के बीच में भी कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसको हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 कलर यूज किया है। अगर इसकी बात करें, G की बात करें, तो G को हम ग्रीन नहीं दे सकते, G को हम रेड भी नहीं दे सकते। ठीक है, और G को हम ब्लू दे सकते हैं, G को हम ब्लू दे सकते हैं। ठीक है, G को हम ब्लू दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लू हमने इसको दिया है तो C और G के बीच में भी कोई एज नहीं है। अब हम आते हैं E पर, तो E को हम ग्रीन नहीं दे सकते, E को हम ब्लू नहीं दे सकते और E को हम रेड भी नहीं दे सकते। तो इस केस में हमें कोई और कलर देना पड़ेगा, हमें येलो कलर देना पड़ेगा, यानी कि हमें 4 कलर की ज़रूरत होगी। तो क्रोमैटिक नंबर इस ग्राफ का हो गया 4। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार समझ लें। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो इन एन अरी ट्री इफ द नंबर ऑफ लीव्स इज n, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड इंटरनल वर्टिसेस आर देयर। ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 39th क्वेश्चन है ये। अब बोल रहा है एन अरी ट्री, तो देखो यहाँ पे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें हम 2 टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। एक कर रहे हैं फुल एम अरी और दूसरा हम यूज कर रहे हैं एम अरी। तो यहाँ पे ये फुल एम अरी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है केवल एम अरी का। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कम से कम एक इंटरनल वर्टेक्स होगा उसमें उसके 9 लीव्स होंगे। एम अरी ट्री का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर किसी इंटरनल वर्टेक्स का एटमोस्ट m चिल्ड्रेन होगा। तो अगर हम इसको 9 अरी बोल रहे हैं तो मतलब एक इंटरनल वर्टेक्स का कितना चाइल्ड होना चाहिए, 9 चिल्ड्रेन होना चाहिए, 9 बच्चे। ज़्यादा हैं पर चलो मतलब ट्री के हो सकते हैं, आदमियों के 9 बच्चे आज के टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पर खैर कोई बात नहीं। तो 9 बच्चे हैं उसका एक एम अरी ट्री का। और ये भी बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्टिसेस एंड इंटरनल वर्टिसेस आर देयर इन एन 9 अरी ट्री इफ द नंबर ऑफ लीव्स आर 9, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड इंटरनल वर्टिसेस आर देयर। तो अगर इसके 9 चिल्ड्रन हैं और लीव्स 9 हैं तो इसको हम कैसे बताएंगे, यानी कि 9 लीव्स चिल्ड्रन हो गए इसके और एक जो है ये बाकी, थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ लिप्स 9 है, तो वो जो नंबर ऑफ लिप्स 9 है वो किसी न किसी इंटरनल वर्टेक्स के 9 लिप्स होंगे। ठीक है, तो इंटरनल वर्टेक्स 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या कितने हो गए, 9 चिल्ड्रन, 9 लिप्स और प्लस 1 इंटरनल वर्टेक्स यानी कि 10। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कि उसके अंदर हाउ मेनी वर्टिसेस हैं, तो 10 वर्टिसेस हैं और एक इंटरनल वर्टेक्स हैं, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो 10,1 हो गया। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लें। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कौन सा सवाल हो गया, 39। ये क्वेश्चन नंबर 40, ये मेरा फेवरेट सवाल है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसको समझने में आपको थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो
के एन हैज़ एन आइलर सर्किट। आइलर सर्किट का आपको पता है क्या होता है कि हर वर्टेक्स, एक ग्राफ के अंदर आइलर सर्किट होने के लिए उसके हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो होनी चाहिए 2, दो नहीं, क्या गलत मैं बोल दिया, हर वर्टेक्स की डिग्री होनी चाहिए इवन, ठीक है। और आइलर पाथ होने के लिए हर एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स की डिग्री ऑड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। तो ऑल वैल्यूज ऑफ एन के लिए आप इसको अगर देखो तो k, जैसे कि आप k3 की बात करो तो k3 के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री है 2, पर अगर आप k4 की बात करो तो हर वर्टेक्स की डिग्री है 3, यानी कि इन जनरल kn जो है वो उसके अंदर आइलर सर्किट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन चला गया। Cn के अंदर क्या होता है कि Cn के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 ही होती है, ये हमारा आंसर मिल गया और करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि आप चाहे C3 ड्रॉ करो, C3 कैसा होता है, C3 ऐसा होता है, इसकी डिग्री हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। C4 कैसा होता है, C4 के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। C5 कैसा होता है, C5 ऐसा होता है, हर वर्टेक्स की डिग्री है 2। तो हर Cn के अंदर चाहे n कुछ भी लें एक आइलर सर्किट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेरीफाई करें कि सी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया और ये MCQ क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 40 हो गया, 41 क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। Which of the following edge can be added at 5th place while finding minimum spanning tree using Prim's algorithm? It is a good quality question. अब Prim's algorithm में हमें 5वें स्टेप या 5वें प्लेस पे कौन सा एज सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप एक एज सेलेक्ट करते हो मिनिमम वेट का। तो यहाँ पे आपने मिनिमम वेट का एज है DE, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका सेलेक्ट हो गया। तो पहला आपका DE सेलेक्ट हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हो, आप वो एज सेलेक्ट करते हो जो कि उससे जुड़ा हो और मिनिमम वेट का हो। तो ये 5 है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे 3 है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो मिनिमम वेट हमारा DE है, तो हम DE को जो है वो दूसरा वर्ड एज सेलेक्ट किया। तीसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है और तो इसको ऐसे भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मिनिमम वेट 2 है, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये तीसरा किया। चौथे में हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं चौथे के अंदर, क्योंकि इधर जाएंगे तो 6 है और सर्किट बन जाएगा, इधर जाएंगे तो 5 है, सर्किट बन जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने ये चौथा ले लिया, दैट इज CA। अब पांचवा क्या ले सकते हैं, क्या AB ले सकते हैं। अगर हम AB लेंगे तो एक सर्किट बन जाएगा, यानी कि AB हम नहीं ले सकते। क्या हम GZ ले सकते हैं, तो GZ तो यहाँ पे अभी लूप में है ही नहीं, कनेक्टेड है ही नहीं, तो GZ हम ले ही नहीं सकते। क्या हम BD ले सकते हैं, नहीं BD भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम BD लेंगे तो एक सर्किट बन जाएगा। आप देख रहे हो, सर्किट नहीं बनना चाहिए ट्री के अंदर। तो EG लेना पड़ेगा। EG कहाँ पे है, तो EG हमारा यहाँ पे है, तो ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक करेक्ट ऑप्शन हो गया D। अच्छा सवाल है, आप इसको दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रिंट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे ये है कि 935 नहीं है, 935 अलग अलग है। तो यहाँ पे स्टार हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे हो गया 935 माइनस 72। आपको पता है कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम राइट से इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे 7 माइनस 2 है, तो ये 5 के बराबर हो गया। फिर हो गया स्टार प्लस डिवीज़न 9355। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये टॉपिक नहीं जानते हैं तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लें, तब इसको करें। फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लस स्टार प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 5। फिर इसको लेंगे तो 5 प्लस 3 8 आएगा। तो स्टार 8 और 5, 8 इंटू 5 40 के बराबर आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो B आ गया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और ट्री टॉपिक के अंदर जो हमारा ट्रेवर्सल वाला प्रॉब्लम वीडियो है उसके अंदर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इवेलुएट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो नंबर ऑफ पाथ्स टू गो फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ C4 टू इटसेल्फ यूजिंग 2 एजेज इज। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे, आप समझिए। ये हमारा C4 ग्राफ है, इसको हम बोल सकते हैं A B
सी डी। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पाथ टू गो फ्रॉम एनी वर्टेक्स, हम मान लो वर्टेक्स ले लेते हैं ए टू इट सेल्फ, यानी कि हमें ए पास वापस आना है यूजिंग 2 एजेस, तो हमें 2 एज यूज करने हैं। तो अगर हम ए से कहीं भी जाएं, हम 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो हम ए से डी की तरफ जाएं और हमें 2 एज यूज करना है और वापस इस पे आना है, तो हम ए से बी से ए की तरफ आ सकते हैं। तो एक तो पाथ हो गया कि आप ए से बी चले जाओ और फिर बी से ए चले जाओ, तो इस पाथ का लेंथ हो गया 2। उसी तरह से एक पाथ ये भी हो सकता है कि आप ए से डी की तरफ जाओ और डी से फिर वापस ए की तरफ जाओ, तो ये एक हो गया कि आप ए से डी की तरफ जाओ और डी से ए की तरफ जाओ, इसका भी पाथ लेंथ हो गया 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ए से सी आप जा नहीं सकते, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसका है ए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर था 43। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इन द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ इज, तो इसमें कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और अगर है तो क्या हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब हमें कंपोनेंट की बात पूछ रहा है। तो एक तो बात ये है कि इसमें 4 वर्टिसेस हैं, और जैसे आपको 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। स्ट्रांगली कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि किसी भी 2 वर्टेक्स को आप सेलेक्ट करो, तो अगर मान लो आप ए और बी को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ए से बी के बीच में भी पाथ होना चाहिए और बी से ए के बीच में भी पाथ होना चाहिए। तो क्या वैसा है? यहाँ पे ए से बी के बीच में पाथ है और बी से ए के बीच में पाथ है। आप मूव कर सकते हैं बी से ए के बीच में, हाँ मूव कर सकते हैं। आप बी से सी की तरफ चले जाओ, सी से डी की तरफ चले जाओ, डी से ए की तरफ चला जाओ, तो ये तो है। उसी तरह से आप ए और सी को लो, तो क्या ए से सी की तरफ जा सकते हैं? ए से बी की तरफ, ए और सी ले लेते हैं, तो ए से सी बी की तरफ जा सकते हैं और बी से सी की तरफ जा सकते हैं, और सी से ए की तरफ जा सकते हैं, सी से ए की तरफ हाँ जा सकते हैं, सी से डी चले जाएं और डी से ए चले जाएं, तो ये भी हमारा अवेलेबल है। उसी तरह से ए और अगर आप डी ले लें तो ए से डी की तरफ जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से ए की तरफ जा सकते हैं, तो हाँ डायरेक्ट एक एज है, तो ये भी है हमारा। उसी तरह से अगर हम बी और सी ले लें, टोटल 6 पेयर्स बनेंगे, तो बी से सी की तरफ जा सकते हैं, हाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, सी से बी की तरफ भी जा सकते हैं, एक ही एज है, तो ये भी चेक हो गया। बी सी हो गया और सी डी हो गया, तो सी डी अगर हम लें तो सी से डी की तरफ जा सकते हैं, हाँ, और डी से सी की तरफ जा सकते हैं, तो डी से ए की तरफ चले जाएं, ए से बी की तरफ चले जाएं और बी से सी की तरफ चले जाएं, हाँ तो ये भी पॉसिबल है। तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी। अब एक और ऑप्शन बच गया ए डी, तो ए से डी की तरफ आप जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ, सी से नहीं, ए डी तो ले लिया है, क्या बच गया? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी और बी डी बच गया, सॉरी बी डी। तो बी डी का चेक करना है, बी से डी की तरफ जा सकते हैं, हाँ बी से सी चले जाएं, सी से डी चले जाएं, डी से बी की तरफ जा सकते हैं, डी से ए चले जाए, ए से बी चले जाए, तो ये भी चेक हो गया। तो यानी कि पूरा का पूरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है, और तो इसके अंदर कितने स्ट्रांगली कंपोनेंट? एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, एक ही ग्राफ है और एक स्ट्रांगली कंपोनेंट है, कनेक्टेड है, तो ये आपका आंसर हो गया 1। ओके, थक गया मैं लगातार बोलते हुए, पर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास करीब 10 सवाल और हैं, तो आगे चलते हैं। 44 और ये 45वां नंबर सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ए और इसमें सी, और तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, लैम्डा जी, और दूसरा टर्म आ रहा है कप्पा जी। ये कप्पा जी है, के जी नहीं इसको समझिए, इसको लैम्डा जी और कप्पा जी समझिए। तो कप्पा जी टर्म क्या होता है, मैं आपको पहले लिख दूं, क्योंकि ये पहली बार आप इसको देख रहे होंगे, तो मैं लिख देता हूं कि कप्पा जी डिफाइन होता है मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये चूँकि कॉन्सेप्ट मैंने अपने मेन वीडियो में शायद मिस कर गया हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस वी नीड नीड टू डिलीट और रिमूव, नीड टू रिमूव लिख देते हैं, डिलीट से अच्छा, नीड टू रिमूव टू गेट ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। मिनिमम वर्ड के ऊपर यहाँ पे
मैं हाईलाइट करता हूँ कि कितना मिनिमम वर्टेक्स डिलीट करें कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए, वही उस ग्राफ का कप्पा जी बोला जाता है। और लैम्डा जी क्या होता है कि सेम है मिनिमम नंबर ऑफ एजेज। यहाँ पे हमें क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेज वी नीड टू रिमूव टू गेट ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी, कप्पा जी को, और लैम्डा जी को हम बोलते हैं, ये क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी, ठीक है। और जो हमारा दूसरा टर्म है लैम्डा जी, इसको हम बोलते हैं एज कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये भी टर्म आप जान जाइए, एज कनेक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अब फाइंड करिए कि आंसर क्या होगा। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें, और सबसे पहले तो ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, पर अगर आप मान लो सी वर्टेक्स को गायब कर दो, तो सी वर्टेक्स को डिलीट करने का क्या मतलब है कि आपको सी ए एज को हटाना पड़ेगा और आपको सी एफ एज को हटाना पड़ेगा। तो जब आप हटाओगे तो यहाँ पे जो आपका एफ वर्टेक्स है वो आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि इसका जो आपका वर्टेक्स कनेक्टिविटी है कप्पा जी, वो तो 1 के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लैम्डा जी की बात करो तो लैम्डा जी क्या होगा, लैम्डा जी के अंदर भी अगर मैं आपको इसको हटाने के लिए इसको मान लो क्लियर कर देता हूँ, जो एज कनेक्टिविटी है, तो लैम्डा जी के अंदर अगर आप देखो कि अगर आप सी एफ को रिमूव कर दो, इस एज को गायब कर दो, तो ये सी और एफ के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, यानी कि एज कनेक्टिविटी भी 1 है और वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी 1 है, तो ये 1। आप ये पूछ सकते हैं कि सब बाकी वर्टेक्स के बारे में आप क्यों चेक नहीं कर रहे, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हमें मिनिमम देखना है। एक को हटाया और वो डिस्कनेक्टेड हो गया तो हमारा काम हो गया, अगर 2 हो 3 हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मिनिमम को देखना है। तो हमने मिनिमम 1 निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये कौन सा था, 45, क्वेश्चन नंबर 46, ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये एप्टीट्यूड का सवाल भी हो सकता है, ठीक है। वीडियो को हम ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाले हैं, पर आई थिंक अभी हम और भी सवाल करेंगे तब ख़त्म करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि a इंटू बी मॉडुलो n, तो इसको इवेलुएट हम ऐसे भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस से। इसको हम लिख सकते हैं a मॉड नॉट नॉड a मॉड n इंटू b मॉड n, और सब के को हम लिख सकते हैं मॉड n। ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2005 मॉड 4, और मॉड 4 का मतलब आपको पता होगा कि 2005 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं 1997 मॉड 4। और इन सब के प्रोडक्ट को फिर हम दोबारा मॉड 4 लेंगे, तो 2004 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 2004 डिवाइड हो जाएगा, और 1997 में 96 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से भी बचेगा 1, तो 1 इंटू 1 मॉडलो 4, यानी कि 1 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ये इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, तो आप इसको समझ लीजिए। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा। तो बिना कुछ किए हम देख सकते हैं कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि -47 को लिखा जा सकता है माइनस, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू -5, तो -55 हो गया, और +8, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 8 के बराबर है। बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू -4 एंड प्लस -3, और वो आंसर लिख देंगे कि कोसेंट हो गया कोसेंट हो गया -4 और रिमाइंडर हो गया -3। तो बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन टिक कर देंगे जो कि गलत होगा, पर हमें वो ऐसा नहीं करना है, हमें रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये कौन सा था, 47, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। प्राइम नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको आप 2 + 3 यानी कि एज ए सम, और 5 को आप 7 - 2 यानी कि एज ए डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो एक करेक्ट ऑप्शन हो गया ए।
आप बाकी दो तीन ऑप्शन को वेरीफाई कर ले, ऐसा आप उसको नहीं लिख पाएंगे। इस प्रॉब्लम को आप माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए। अगर ऐसा आता है तो 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा प्राइम है जिसको सम ऑफ 2 प्राइम, यानी कि 2 और 3 एक प्राइम नंबर है उसके सम के फॉर्म में, और 7 और 2 भी एक प्राइम नंबर है उसके डिफरेंस के फॉर्म में हम लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई दो इंटीजर का अगर जीसीडी 1 के बराबर होता है तो उस दो इंटीजर्स को हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। 22 और 25 एक रिलेटिवली प्राइम इंटीजर हैं क्योंकि इनका जीसीडी 1 है। ये नहीं है क्योंकि इनका जीसीडी 6 होगा, इनका जीसीडी 5 होगा, इनका जीसीडी 19 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ये है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां, फाइंड एन इनवर्स ऑफ 5 मॉडुलो 12। तो मॉडुलो किसी भी ए मॉडुलो एन का इन्वर्स निकालने का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 5 में मल्टीप्लाई करें, और सबसे पहले हम ये भी देख लें कि 5 और 12 जो है इनका जीसीडी 1 के बराबर है, यानी कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि नहीं, क्योंकि ये 5 और 12 रिलेटिवली प्राइम है तो हमें पता है कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम कैसे निकालेंगे, 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। पर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखते हुए अगर हम 5 लें तो 5 गुना 5 क्या होता है, 5 गुना 5 होता है 25, और 25 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है 1, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया 5। ठीक है, यानी कि बी, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 5 में मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए तो ऐसा नंबर होगा 5। 4 नहीं होगा क्योंकि 5 का 20, रिमाइंडर आएगा 8, 6 5 30, रिमाइंडर आएगा 6, और 5 3 15 तो रिमाइंडर आएगा 3। तो हम उसको करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ द लिनियर कॉन्ग्रुएंस। ये एक डिटेल्ड हमने डिस्कस किया हुआ है, पर यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या इसका एक सॉल्यूशन है। तो 5 गुना 2 10, 10 घटाओ 3 7, 7 7 से डिवाइड होता है तो 2 एक सॉल्यूशन है। उसी तरह से 9, तो 9 5 45, 45, 45 में से 3 माइनस करेंगे तो 42, 42 भी 7 से डिवाइड होगा तो 9 भी एक सॉल्यूशन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2 एंड 9। अगर 2 एक सॉल्यूशन है तो 2 + 7 इंटू एनी इंटीजर भी उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस की अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। पर यहाँ पे हमने ऑप्शंस देख के वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने 2 देखा, 5 गुना 2 10, 10 घटाओ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये हम ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि 7 जो है वो 5x - 3 को डिवाइड करना चाहिए। तो हम ऐसे x ढूंढ रहे हैं जो कि जिसके लिए ट्रू हो। तो अगर आप 2 लोगे तो 5 गुना 2 10, 10 में से 3 माइनस गया 7, 7 7 को डिवाइड करेगा। 9 भी अगर आप लोगे तो 9 गुना 5 45, 45 में से 3 माइनस करोगे तो 42, 42 भी 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। यूजिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन जेडहेम। तो हमें मॉडुलो अरिथमेटिक यूज़ करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप 12 और 16 को ऐड करो तो 12 और 16 कितना आएगा 28, और 28 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो इसका वैल्यू हो गया 3। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 12 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 5 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो 12 गुना 16 कितना का बराबर होगा 160 + 32 192, और 192 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ये मॉडुलो अरिथमेटिक ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 999, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लोएस्ट प्राइम लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 333, फिर इस जो लोएस्ट प्राइम 3 है इससे वो डिवाइड होगा तो आएगा 111, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्राइम 37, यानी कि इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 37। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 53, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द सीक्रेट मैसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वर्ड इल्लू। इल्लू इल्लू मतलब ये गाना था पॉपुलर। ठीक है, यूजिंग द सीजर साइफर। तो सीजर साइफर क्या होता है, उसमें हम एक फंक्शन यूज करते हैं fp = p + 3 मॉडुलो 26। ठीक है, p + 3 मॉडुलो 26। तो सबसे पहले हमें प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा मैसेज है जैसे ILU,
तो सबसे पहले हम i को एक नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं। वो नंबर क्या होता है, जब हम मॉडुलो 26 अरिथमेटिक यूज़ करते हैं तो हम हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो a से शुरू होता है, a b c d और उस तरह से z तक जाता है। और तो a को हम 0 असाइन करते हैं, b को हम 1 असाइन करते हैं, c को हम 2 असाइन करते हैं और z को हम 25 वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, और जो भी वैल्यू i को असाइन होगा उसमें हम ऐड करेंगे 3। तो i को कौन सा वैल्यू असाइन होगा, i कौन से पोजीशन पे आता है अगर आप पढ़े तो a b c d e f g h i आता है 9वें लेवल पे। ठीक है, तो उसको हम 8 असाइन करेंगे। या सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप उसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो i 3 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। तो i 3 प्लेस आगे बढ़ेगा मतलब क्या होगा, i के बाद आता है j k और l। तो आपका जो वैल्यू होगा वो पहला i जो है वो l में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से l, तो l है तो l के बाद क्या आता है, i j k l l m n o। तो अगर l की जो वैल्यू होगी उसमें 3 ऐड करने पे वो वैल्यू हो जाएगा o। तो l जो हो गया वो o के बराबर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि अब हमें u को चेक करना है। तो u क्या होगा, u के बाद आएगा u v x y। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। हम वहीं पे गलती कर रहे हैं, देखो अल्फ़ाबेट भी भूल रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो यू के बाद आएगा वी सॉरी फिर से गलती लिख दिया, यू के बाद आएगा वी के बाद आएगा डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स। यानी कि 3 प्लेस शिफ्ट किया तो वो एक्स हो गया। तो आपका जो वैल्यू क्या आ रहा था एल ओ और एक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया लॉक्स। मतलब अगर आपको अब किसी को आई लव यू मैसेज सेंड करना है और चाहते हैं कि उसके पिताजी आपको न पकड़े तो आप इलू को लॉक्स भेज दीजिए, पर आपको उसको सीजर साइफर समझाना पड़ेगा कि सीजर साइफर होता क्या है। प्रेमी संबंधों के लिए और प्रेमी जोड़ों के लिए एक अच्छा ट्रिक ये हो सकता है कि नहीं, प्यार की क्लास। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55वां। ये था 53वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां। चल रहे 55वां करो। सो यहाँ पे क्या है कि इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज टॉप यूजिंग द शिफ्ट साइफर की। तो शिफ्ट साइफर में क्या होता है, सीजर साइफर में हम p+3 लेते हैं। यहाँ पे जो भी k की वैल्यू दिया हुआ है हम उसको ले सकते हैं p+11 मॉडुलो 26। ठीक है, तो टॉप का हमें देखना पड़ेगा, टॉप को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले टॉप का क्या है, अगर आप टॉप को लो तो टी का पोजीशन क्या होता है, काउंट करो जल्दी से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो टी आ रहा है आपका 12 13 14 15 16 17 18 19 20वें पोजीशन पे। ठीक है, तो टी का पोजीशन है 20वां। ठीक है, उसमें अगर आप 11 ऐड करोगे तो ये होगा 31 और 31 का मॉडुलो अगर आप 26 लोगे तो आपको आएगा 5, यानी कि रिमाइंडर आएगा 5। तो 5वें पोजीशन पे क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ। एक बार दोबारा देखो, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या क्या इसमें करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है टॉप है आपका। ठीक है, टॉप TOP। तो टी का जो आपका पोजीशन है उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो टी आपका कौन से पोजीशन पे आ रहा है, आप जल्दी से समझ लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टी का पोजीशन है 20वां। तो यानी कि हम टी को वैल्यू क्या देंगे, 19 देंगे। ठीक है, क्योंकि ए को हम 0 देते हैं, बी को 1 देते हैं, तो टी को 19 देंगे। अब 19 में हमें 11 जोड़ना है, तो 19 से 11 कितना हो गया, 30। ठीक है, 30 को अगर हम मॉडुलो 26 लेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 हम किसको देंगे, ई को देंगे। और इस ऑप्शन को अगर आप देखें तो टी ई में चेंज हो रहा है, केवल पहला ही ऑप्शन है जिसके अंदर पहला अल्फ़ाबेट ई है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ई। अगर आप इसको याद रखें कि कौन सा वर्ड कौन से पोजीशन पे आता है तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 55 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, आपके लिए काफ़ी मेहनत किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना है वो तो आपको पता है। वीडियो को लाइक ठोक दो, बाकी बच्चों के साथ साझा करो और
और जो भी करना है करो। वीडियो ख़त्म हो गया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।